इश्क की पहली मंजिल सेकंड लास्ट एपिसोड। हेलो एवरीवन। दाइम की पुरजोश आवाज़ पे सारा दौड़कर उस तक आई। ओह माय गॉड दाइम मेरी जान, कैसे हो? उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। आई एम फाइन मम्मी, आप कैसी हैं? उसने मम्मी के गले लगते पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम आओ इधर आके बैठो। सफ़र ठीक रहा ना? दाइम मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इतनी देर बाद इस घर में खुशी आएगी, मैं तो आज ही इंतजार करने लग गई हूँ। कितने सालों बाद इस घर में वही रौनक लगेगी, वही हंसियां और खुशियां। खैरियत तो है मम्मी, हुआ क्या है? लो तुम खुद पढ़ो क्या हुआ है कि क्यों मैं इतनी खुश हूँ। मैं तो तरस गई थी इस खुशी को। वाकई तुम्हारी चॉइस लाजवाब है। जितनी बड़ी मुझे खुशी मिली है, अब अदन से कोई गिला नहीं है। उन्होंने दाइम के पथरीले तासुरात को देखते मजे से कहा। बहुत बहुत मुबारक हो दाइम। खाला अब तो एक पार्टी बनती है इस खुशी में। नेहा ने भी सारा की खुशी में हिस्सा लिया। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक ग्रैंड वाली पार्टी होगी। बताओ दाइम कब करें पार्टी? नेहा ने साकित खड़े दाइम से पूछा, अदन की पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखकर जिसके सर पे आसमान टूट पड़ा था। रिपोर्ट देखते ही वो सही मानों में चकरा गया। दाइम क्या बात है बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सारा ने बड़ी सारी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के पूछा। अदन कहाँ है? उसकी आवाज में बला की संगीनी थी। एक पल को तो सारा भी खामोश हो गई। वो ऊपर अपने कमरे में है, हमारे पास नहीं आती। वो जितना मर्जी बुला लो ऊपर ही रहती है। वो हाथ में रिपोर्ट पकड़े ऊपर की जाने पड़ा। सीढ़ियों से कमरे तक का फासला सदियों पे मुहित था। हैंडल पे हाथ रखकर दरवाजा खोला। सामने ही वो खड़ी बेडशीट सेट कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पे पीछे मुड़ के देखा और हाथ वहीं साकित हो गया। दाइम आप कब आए? ओ माय गॉड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अभी सुबह तो हमारी बात हुई है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हैरत और खुशी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ दौड़ी चली आई, जिसने आते ही लैपटॉप वाला बैग जोर से बेड पे पटका था और खुद सर पकड़कर सोफे पे बैठ गया था। क्या हुआ? आप इतनी अचानक कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा। मुझे तो सारिम ने भी नहीं बताया। मुझे पानी दो। उसकी सर्द आवाज ने अदन को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। ग्लास में पानी डालकर उसकी जानिब बढ़ाया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बताएं भी क्या हुआ है? मेरे जाने के बाद आप घर से बाहर गई थी? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? मम्मी के साथ किसी हॉस्पिटल वगैरह? नहीं तो। उसने ग्लास उठाकर दीवार में मारा। फिर कैसे हो सकता है ये? हाउ इज इट पॉसिबल? नो नेवर। एक इम्पॉसिबल चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? किसने की ये हरकत? किसने बनाई ये रिपोर्ट? कौन इतना गिर सकता है? उसकी धाड़ पे वो सहम कर 2 कदम पीछे हटे। हुआ क्या है? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या हुआ? दाइम ने रिपोर्ट उठाकर उसके सामने की। ये क्या है? उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। खुद पढ़ लें इसे, चल जाएगा पता। वो हत्तुल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उसे रिपोर्ट थमा कर खुद अलमारी से कपड़े निकाल के वॉशरूम में बंद हो गया। लड़सते हाथों से रिपोर्ट खोलते ही सारी कायनात उसके गिर्द घूम गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिपोर्ट हाथ में थामे सोफे पे गिर गई। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। वो एक बार फिर उन घाघ औरतों की चालों में आ गई थी। एक बार फिर उसकी मासूमियत उसके लिए अजाब बन गई थी। आधे घंटे बाद वो ठंडे पानी से शावर लेकर जैसे ही बाहर निकला, अदन दौड़कर उसके सामने आई। नहीं दाइम, ये सब गलत है, बकवास है, ये सब झूठ है। बहतान लगाया गया है मुझ पर। आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस पे? मुझे फंसाया गया है इस साजिश में। आप बोल क्यों नहीं रहे? कैसे यकीन कर सकते हैं इस झूठी रिपोर्ट पे? आपने तो कहा था आपको मुझ पे खुद से ज्यादा एतबार है। फिर कहाँ गया वो एतबार? झूठ बोला था मुझसे, अब बोलते क्यों नहीं है? वो जब्त खो के चीख पड़ी। आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं आप। कहाँ गए वो वादे? अब कहाँ गया वो सब? गला घोंट दे मेरा, जान से मार दे मुझे। ये रोज रोज की जिल्लत नहीं सह सकती मैं। एक बार ही मुझे इस जिंदगी से निजात दिला दे। और क्या कुछ सहूंगी मैं? कब खत्म होगी मेरी आजमाइशें? वो रोते रोते कालीन पे बैठ गई। वो कैसे शक कर सकता था उस पे जिसके किरदार का वो खुद गवाह था? उसे उस हालत में देखकर दिल जैसे छुरी से ज़िबा हो गया था। उसने झुककर उसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। मैं बेगुनाह हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसने बनाई है। वो अब भी उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। क्या मैंने आपसे आपकी बेगुनाही का सबूत मांगा? मैं आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूं और सारी जिंदगी रहूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आप पर शक करूंगा?
क्या मैंने एक बार भी आपसे कहा कि मुझे वजाहत दें? क्या मैंने मांगी आपसे वजाहत? दाइम के सिर्फ एक जुमले ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। कहने को अल्फाज खत्म हो गए थे। उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। फिर आखिर किसने किया ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? और क्या कुछ देखना बाकी है दाइम? वो रोते हुए बेड की पाइंटी पे बैठ गई। कहाँ से आई ये रिपोर्ट? किसने दी आपको? उसके कहने पे दाइम की आंखों की पुतलियां सिकुड़ी। कहाँ से आई ये? किसने बनाई? मम्मी के पास कैसे आई? मम्मी के पास। वो इतनी आहिस्ता बोला कि पास खड़ी अदन को सुनाई तक न दिया। उसके जहन में झमाका हुआ। फौरन अदन के हाथ से रिपोर्ट पकड़कर हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम चेक किया। रिपोर्ट फोल्ड करके जेब में रखी और दराज से रिवॉल्वर निकालकर मैगजीन चेक किया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये रिवॉल्वर क्यों उठा लिया है? क्या करना है इसे? वो बगैर उसे जवाब दिए मैगजीन गोलियों से फुल कर रहा था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या करना है इसे? वापस रखें। मैं जानता हूँ यह हरकत किसने की है, मगर बगैर सबूत के मैं किसी पे हाथ नहीं डाल सकता। मेरे रास्ते से हटे। जो करना है आप रिवॉल्वर के बगैर भी कर सकते हैं। किसको मारना है जाके? नहीं, मैं ऐसे किसी सूरत में भी आपको नहीं जाने दूंगी। इसे वापस रखें। मगर वो अदन को रास्ते से हटाता जारहाना अंदाज में बाहर की जाने पड़ा। हैंडल पे हाथ रखकर जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी नेहा गेंद की तरह लुढ़कती हुई अंदर आई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके गरजने पे वो फौरन कालीन से उठकर खड़ी हुई। वो खाला ने कहा था चाय बन गई है, तुम्हें बुलाकर ले आऊं। क्यों? तुम्हारी खाला ने उज़्मा की जगह तुम्हें रख लिया है क्या, जो तुम उसकी ड्यूटी निभाती फिर रही हो? शट अप। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? यू शट अप। आइंदा मैंने तुम्हें अपने कमरे के आसपास भी देख लिया तो सीढ़ियां चढ़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। गेट आउट। आखिरी सीढ़ी पे खड़ी सारा दाइम की आवाज सुनते ही फौरन ऊपर आई। ये क्या हो रहा है? नेहा, आर यू ओके? खाक ओके हूं मैं? ये समझता क्या है अपने आप को? जब दिल चाहता है मुझे सुना के चला जाता है। जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। चुप कर जाओ नेहा। दाइम, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो उनकी बात अनसुनी करता सीढ़ियां उतर गया। डॉक्टर शमाइला ऑन ड्यूटी हैं? उसने रिसेप्शन पे मौजूद लड़की से डॉक्टर शमाइला का पूछा। यस सर। कौन से वाला रूम है उनका? वो सामने वाला है। आपके पास अपॉइंटमेंट है? क्यों मिलना चाहते हैं आप उनसे? वो बगैर रिसेप्शनिस्ट को जवाब दिए दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मरीजों को चेक करती डॉक्टर शमाइला ने एक नजर उसको देखा और फौरन पहचान गई। जी क्या मसला है आपको? ऐसे कैसे अंदर आ गए आप? दाइम को सामने खड़ा देखकर उसने बमुश्किल खुद पे कंट्रोल किया। मैडम, ये जबरदस्ती अंदर आई हैं, रिसेप्शनिस्ट ने फौरन कहा। इन्हें जल्द से जल्द फारिग करें, मुझे काम है आपसे। दाइम के कहने पे उसके गले में गिल्टी उभरी। आपको जो काम है बाद में आइएगा, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज गो। उसकी बात पे वो टेबल पे हाथ रखकर आगे को झुका। मैंने कहा इनको जल्द से जल्द फारिग करो, अगर अपनी जिंदगी अजीज है तो। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें देखकर शुमाइला का खून खुश्क हो गया। आप लोग प्लीज सब बाहर जाएं, मैं कुछ देर में बुलाती हूँ आप सबको। उसने इर्द गिर्द बैठे मरीजों को कहा, और जब तक मैं अंदर हूं कोई इधर न आए। दाइम ने रिसेप्शन वाली लड़की को कहा, जो हैरत से उसे देखती बाहर चली गई। अब बोलो क्या मसला है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये रिपोर्ट आपके हॉस्पिटल की है? उसने रिपोर्ट शुमाइला की जानिब बढ़ाई। हाँ, मेरे हॉस्पिटल की है। आपने बनाई है? जाहिर है, जब मेरा नाम लिखा है तो मैंने ही बनाई है ना। क्यों, तुम्हें क्या मसला है इस रिपोर्ट से? किसके कहने पे बनाई है? क्या मतलब है तुम्हारा? पेशेंट का चेकअप करके ही बनाई है। पेशेंट तो आपके पास आया ही नहीं, फिर कैसे बन गई ये रिपोर्ट? क्यों, तुम कैसे कह सकते हो? जो आता है चेकअप करवाने उसी की रिपोर्ट बनती है। डॉक्टर शुमाइला ने माथे पे तेवरी सजा के कहा। लेकिन मेरी बीवी इस हॉस्पिटल में नहीं आई, फिर कैसे बन गई उसकी रिपोर्ट? क्या सबूत है आपके पास कि वो यहाँ पे आई थी? 4 दिन पहले की रिपोर्ट है ये। दिखाई मुझे सीसीटीवी फुटेज, चेक करवाएं उसका एंट्री नंबर। उसके कहने पे शुमाइला के माथे पे पसीने के कतरे चमके। इसी दिन से वो डरती थी। हम हर किसी को नहीं दिखा देते ये इन्फॉर्मेशन, और प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। इट्स मीन आप मुझे नहीं बताएंगी ये रिपोर्ट किसके कहने पे बनाई? ओके, एज यू विश। कहते हुए उसने पॉकेट से पिस्टल निकाल लिया। डॉक्टर शुमाइला, आपके 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा अभी सिर्फ 1 साल का है। फिर बताइए आपके बच्चों के लिए ईबी होम बेस्ट रहेगा या कोई यतीम खाना, क्योंकि अब आप तो बचेंगे नहीं। हस्बैंड आपके यहाँ पे मौजूद नहीं होते, सो बताइए क्या बेस्ट रहेगा? उसने पिस्टल की नाल पे उंगली फेरते हुए कहा। डॉक्टर शुमाइला उसके हाथ में पिस्टल देखकर खड़ी हो गई।
देखो, मैं तुम पे केस कर सकती हूँ कि तुम इस तरह से मुझे हरास कर रहे हो। वो उसकी बात पे ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई लतीफा सुनाया हो। मैं आपको इस काबिल छोड़ूंगा तो केस करेंगी ना? वैसे भी मुझे गोली चलाने का बड़ा शौक है, कई दिन हो गए हैं चलाए हुए। क्यों ना फिर आपको ऊपर पहुंचा दूं? उसने पिस्टल सीधा करके शुमैला पे तान लिया। ये मत सोचिएगा आपको मारने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कोई तलाल अहमद के बेटे पे हाथ डाल सके। और बच्चों की फिक्र ना करें, उन्हें मैं किसी यतीम खाने में भिजवा दूंगा। सब बाय बाय। मैं मैं मजबूर थी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम इसे पीछे करो, मैं बताती हूँ। उसके कहने पर दाइम ने ट्रिगर से हाथ हटा लिया। बोलो। सारा और नेहा आई थी मेरे पास, उन्होंने ही कहा था ये रिपोर्ट बनाने को। मैं मजबूर थी, मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। रिपोर्ट किसके कहने पे बनाई थी? सवाल पूछते हुए उसने शिद्दत से दुआ की थी कि शुमाइला के मुंह से उसकी माँ का नाम न निकले। सारा ने कहा था। शुमाइला की बात पे उसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो बमुश्किल खड़ा हुआ। तुम्हारी आवाज मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं जब चाहूं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। मैं यहाँ आया था, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, किसी तीसरे को इसकी भनक न पड़े। कहते हुए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गुस्से से फटते दिमाग के साथ वो वापस घर पहुंचा। रुख सारा के कमरे की जानिब था। अंदर से आने वाली आवाजों पे वो बाहर ही खड़ा हो गया। बस अब तुम देखना, शाम से पहले वो लड़की इस घर से बाहर होगी। सारा की आवाज आई। उफ खाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा जितने गुस्से में वो बाहर गया है ना। यकीनन एक बार तो तलाक दे ही दी होगी। जान छूटेगी इस मुसीबत से हमारी, कैसे अजाब बनकर नाजिल हो गई है। बेचारा दाइम, 4 दिन की आशिकी का भूत एक सेकंड में सर से उतर गया। नेहा की बात पे वो दरवाजा खोलकर बिल्कुल उसके सामने जा खड़ा हुआ। अब करो बकवास, क्या कह रही थी, एक बार दोबारा कहना जरा। दाइम को एकदम सामने खड़ा देखकर उन दोनों की सांसें सीने में अटक गईं। तुम वो मैं अपनी औकात में रहो, इस घर में तुम मर कर भी नहीं आ सकती। और आइंदा अगर अदन के बारे में तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी निकला ना तो जबान खींच लूंगा। उसके कहने पे नेहा को पतंगे लग गए। अरे वाह, अब तक तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो हराफा जाने किसका। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि दाइम का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो औंधे मुंह बेड पे गिरी। सारा ने लरस कर मुंह पे हाथ रखा। जबान काट दूंगा मैं तुम्हारी, मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है ना तो आइंदा यहाँ का रुख ना करना। गेट लॉस्ट। उसने बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। शर्फू, शर्फू, कहाँ मर गए हो सबके सब। उसकी धाड़ पे शर्फू हाँपता कांपता हुआ आ खड़ा हुआ। जी साहब, चौकीदार को बता दो आज के बाद ये लड़की इस घर के आस पास भी नजर आए तो फौरन गोली से उड़ा दे और इसे गेट से बाहर निकालो। अगर 5 मिनट बाद भी ये मुझे इस घर के अंदर नजर आई तो तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। उसने साकित खड़ी नेहा को देखते हुए कहा, जो मुलाजमों के सामने इस दर्जे बेइज्जती पे सदमे से गंग खड़ी थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नेहा पे हाथ उठाने की? सारा चिल्लाती हुई उसके सामने आई। मुझ पे चीखने की बजाय आप अपने कमरे में आए, वो कहकर वापस सारा के कमरे में चला गया। नेहा मेरी जान। वो नेहा की तरफ बढ़ी जो उन्हें धक्का देकर रोती हुई घर से बाहर निकल गई। सारा थूक निगलती पेशानी पे आए पसीने के कतरे साफ करती अंदर की जानिब बढ़ी, जहां वो सामने सोफे पे बैठा टांग पे टांग रखे सोफे की बैक से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था। क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी भी तमीज नहीं है, घर आए मेहमानों से ऐसा सलूक करते हैं। वो चंद पल वहीं बैठा उन्हें देखता रहा, फिर उठकर उनसे बिल्कुल एक कदम के फासले पर खड़ा हो गया। क्यों किया आपने ऐसा? उसकी आवाज का सर्दपन सारा की रगों में चलते हुए खून को जमाने के लिए काफी था। क्या किया है मैंने? क्या दुश्मनी है आपकी अदन से? चाहती क्या है आप? क्यों बनवाई ये रिपोर्ट? वो बमुश्किल खुद पे कंट्रोल रखे नॉर्मल लहजे में उनसे पूछ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो है वही लिखा है रिपोर्ट में। मम्मी, आप इस हद तक चली जाएंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी नफरत है आपके दिल में उसके लिए, इतनी ज्यादा कि आपने ये कदम उठाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। 1 सेकंड में इतना बड़ा बहतान लगा दिया आपने, आखिर क्यों? बकवास बंद करो। आते ही उसने तुम्हारे कान भर दिए हैं, माँ के साथ बोलने की भी तमीज नहीं रही। मेरा दिमाग खराब है जो मैं उस पर इल्जाम लगाती फिरूं। अब खुद सच्ची होने की खातिर उसने मुझे झूठा बना दिया है। जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें।
मैं कुछ नहीं जानती उस... ओह, तो अब ये भी कहते हैं कि आप डॉक्टर शुमाइला को भी नहीं जानती? शुमाइला का नाम सुनकर उनके चेहरे पे एक रंग आकर गुजर गया। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये रिपोर्ट सिर्फ नेहा ने लाकर दी थी। आई डोंट नो अबाउट इट। वाह मम्मी वाह, जबरदस्त। वो ताली बजाता हुआ वापस सोफे पे बैठ गया। यानी कि अब आपका किया धरा आपके सामने आ रहा है तो सारा इल्जाम नेहा के सर पे रख देगी। वो तो एक जाहिल लड़की है जिसे आपने मोहरे के तौर पर अपने साथ में लाया हुआ है। जहां दिल किया उसे साथ में ला लिया, जहां उसकी जरूरत ना हुई वहां दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो सीने पे हाथ बांधे फिर से उनके सामने आ गया। आप क्या समझती थी, इतना कमीना हूं मैं कि एक कागज के टुकड़े के पीछे मैं अपनी बीवी पे शक करूंगा, उसे तलाक थमा कर घर से निकाल दूंगा? कैसी माँ हैं आप, अपने बच्चों की दुश्मन बनी हुई हैं। मैं तो आप लोगों को सरप्राइज देने की खातिर आया था। मुझे क्या पता था यहाँ तो मेरे लिए ऑलरेडी इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया गया था कि उसे देखते ही मैं अपनी पूरी हस्ती से हिल के रह जाऊंगा। क्यों मम्मी? जिसको आप घर से निकालना चाहती हैं वो आपके बेटे की मोहब्बत है। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। आज लिख के रख ले मेरी बात। आप कुछ भी कर लेना, उसे उस घर से निकाल नहीं सकती, ना ही मेरी जिंदगी से। फिर मेरी भी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं उस लड़की को अपने घर में एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी नेहा से ही होगी। नेहा नेहा नेहा, भाड़ में जाए नेहा। अजाब की तरह चिमट गई है ये हमें। आपको उसके अलावा कुछ नजर भी आता है या नहीं? इस दुनिया में और भी लोग हैं नेहा के अलावा। खुदा के लिए मम्मी, खुदा के लिए बस कर दें। और नहीं सह सकता मैं ये सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस उस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। कहाँ छोड़ आऊं मैं उसको? हाँ, मेरी तरफ से जहन्नुम में छोड़ आओ, मुझे क्या। क्यों इतना नफरत करती हैं आप उससे? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? आज तक कभी आपको कुछ कहा है उसने? फिर भी आपने ये सब किया। मम्मी, मैं आज आपको आखिरी बार कह रहा हूं, अदन से दूर रहें। इतना आगे मत बढ़ें कि अपनी लगाई गई आग में आप अपना ही सब कुछ जला बैठें। बस कर दें, बख्श दें मुझे। मुझसे जो गलती हो गई है मुझे माफ कर दें। मैं मजीद ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरी माँ हैं। मैं नहीं चाहता ये बात अब किसी तीसरे के कानों तक पहुंचे और बाकियों की नजरों में आपके लिए एहतराम खत्म हो जाए। इट्स अ लास्ट वार्निंग। अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो आप सोच भी नहीं सकती मैं किस हद तक चला जाऊंगा। वो रिपोर्ट उनके पास फेंकता गुस्से से आतिशफिशां बना बाहर निकल गया। सामने ही सारेम अपने आजकल के पसंदीदा मामूल के मुताबिक उंगली में की चेन घुमाता और अपनी सुरीली आवाज में सुर बिखेरता लाउंज की तरफ आ रहा था। जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवेतड़ी, आई डोंट नो ये क्या वर्ड है। सामने से दाइम को गुस्से में आते देखकर सोने दी तवेतड़ी की जबान और पांव दोनों को ब्रेक लगा। ये तुम आते ही कहाँ जा रहे हो? अली के पास जा रहे हो? मैं वहीं से आया हूँ, चलो दोबारा तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुको तो सही, मुझे साथ लिए बगैर ही मेरे ससुराल जा रहे हो? ठहरो तो, आ रहा हूँ मैं। मगर वो सारिम की दुहाइयां खातिर में लाए बगैर आंधी तूफान की तरह गाड़ी निकाल कर ले गया। इसे क्या हुआ? वो हैरत से देखता अंदर आया। घर में हर तरफ खामोशी थी। उज़्मा? जी साहब जी। फौरन ही उज़्मा दुपट्टे से हाथ साफ करती हुई बाहर आई। घर में सब कहाँ पे हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। जी बेगम साहिबा अपने कमरे में हैं। और भाभी? वो ऊपर ही हैं। वो सर हिलाकर मम्मी के पास गया जो हाथों पे क्लींजिंग मिल्क से मसाज कर रही थी। मम्मी, दाइम कहाँ गया है? मुझे क्या पता, मुझे बता कर गया है वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए पूछा है मैंने। अभी तो आया है, बचाना कहाँ चला गया? अपनी चहीती भाभी से पूछ लो। मेरे पास तो बैठा ही नहीं वो, उसी से पूछो कहाँ गया है। वो हैरत ज़दा सा मम्मी के लहजे पे गौर करता बाहर निकल गया। उज़्मा, भाभी को बुलाओ। कुछ देर बाद उज़्मा ने उसे सीढ़ियों पर से ही मुखातिब किया। साहब जी, बीबी जी नहीं आ रही, वो बस रोए जा रही हैं। क्यों क्यों रो रही हैं? वो फौरन सीढ़ियां चढ़ता उसके कमरे में आया। भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है क्या? नेहा या मम्मी ने कुछ कहा? वो उसको जवाब दिए बगैर रोए जा रही थी। बताएं भी, क्या हो गया है? अब तो दाइम भी आ गया है, अब क्यों रो रही हैं? कहाँ गया है दाइम, कुछ तो बोलें। उज़्मा तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या घर में? कहाँ गया है दाइम? पता नहीं जी, मैं तो काम कर रही थी, मुझे नहीं पता। उसने नफी में सर हिलाया। भाभी कुछ तो बोलें यार, मुझे तो बताएं क्यों रो रही हैं? क्या दाइम ने कुछ कहा है आपको? फॉर गॉड से कोई तो मुझे बताए क्या हुआ है। मैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही छोड़ के गया था, फिर ऐसा भी क्या? उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि तलाल की कॉल आ गई। जी डैडी।
کیا؟ دائم کا ایکسیڈنٹ؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عدن کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈیڈی وہ زندہ تو ہے نا؟ سارم نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں ڈیڈی۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا۔ سارم کیا ہوا ہے دائم کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ کیا ہوا ہے دائم کو؟ وہ حواس باختہ سی سارم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں جا رہا ہوں ہاسپٹل۔ میں بھی چلوں گی، مجھے بھی لے کر چلو۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ گھر پہ رکیں۔ عظمیٰ تم بھابھی کا خیال رکھنا۔ کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے دائم کے پاس لے چلو۔ مگر ڈیڈی نے کہا ہے آپ کو نہ بتاؤں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے صرف دائم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اوکے آئیں۔ وہ اسی طرح دوپٹہ اوڑھتی سارم کے پیچھے تیزی سے باہر نکلی۔ گاڑی نکالتے ہوئے اس کی نظر سارا کی گاڑی پہ پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ سارم وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈیڈی نے کیا کہا ہے؟ ایکسیڈنٹ میجر ہے، دعا کریں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ عدن بھاگ کر طلال کے پاس آئی۔ سارا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ڈیڈی دائم کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈیڈی انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو بیٹا۔ طلال نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ تبھی سارم ان کے پاس آیا۔ ڈیڈی دائم کہاں ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سارم کو دیکھ کر ان کے خود پہ باندھے ضبط کے سارے پہرے ٹوٹ گئے۔ سارم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو، خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے، میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فوراً ان کے گلے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نہیں ڈیڈی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ مت ہاریں، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، وہ بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے ڈیڈی کو پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر جلدی سے پانی دیا۔ خود اس کی حالت بھی باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پہ جب وہ ایئرپورٹ سے بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی زور سے وہ سارم کو سامی سویٹ ہارٹ کہتے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک قطرہ آنکھ سے ٹپک پڑا۔ سارم مجھے کیا پتا تھا، میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ اسے میری زندگی بھی دے دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ سارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اس کی تسلی پہ سر ہلایا۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، پلیز خود کو سنبھالیں، صرف دعا کریں اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے روتی ہوئی عدن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ یا اللہ تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے، نہیں اللہ اب میں اور نہیں سہ سکتی، میں اس انسان کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے آسمان تلے اس دنیا میں تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تو میری سانسیں کم کر دے مگر دائم کو کچھ نہ ہونے دینا، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے رستہ بناتے ہوئے اس کی جھولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ طلال فوراً ان کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر کیسا ہے دائم، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا ہے، ایک دم گاڑی کنٹرول نہ ہونے کے باعث شاید وہ ایک سائڈ پہ گرے ہوں، اسی لیے شیشے کی کرچیاں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ چہرہ بچ چکا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پہ اور آنکھ کے قریب کچھ سٹیچز آئے ہیں، کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی، بازو کو زیادہ ہلانے سے تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے ساری کرچیاں نکال دی ہیں، رپورٹ کلیئر ہے۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تفصیلی بات سن کر عدن تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ سارم فرتے جذبات میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی،
शरफू से कहो अगले 1 माह तक 3 टाइम दर्स में खाना भिजवाए। उन्होंने सारिम को गले लगाते नम आंखों से कहा। सारिम के चेहरे की रौनक भी बहाल हुई। एक्सीडेंट मेजर था। गाड़ी ट्रक से टकराई थी। गाड़ी की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर बैठा शख्स जिंदा बच जाएगा। ये एक मौजज़ा था कि वो जिंदा सलामत हमारे दरमियान मौजूद है। अभी तो 2 घंटे नहीं हुए उसे वापस आए। कहाँ जा रहा था वो और तुम कहाँ थे? आते ही एकदम से वो क्यों बाहर निकला? इतनी अच्छी ड्राइविंग है उसकी, एक्सीडेंट कैसे हो गया? परेशानी टली तो तलाल का ध्यान उस जानिब गया। आई डोंट नो डैडी, मैं तो उसे छोड़कर अली के पास चला गया था। जब वापस आया तो वो बहुत गुस्से में बाहर जा रहा था। घर में कुछ हुआ था क्या? मुझे नहीं पता। मैंने मम्मी से भी पूछा था मगर उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। भाभी भी रो रही थी। जरूर कुछ हुआ होगा वरना वो आते ही बाहर क्यों जाएगा? उसने तशवीश से कहा। नेहा कहाँ है? तलाल ने चौंकते हुए पूछा। तभी सारिम ने मुड़कर सारा की तरफ देखा। हाँ, नेहा कहाँ है? वो तो हर वक्त मम्मी के साथ ही चिमटी रहती है। कहीं मरमुक तो नहीं गई? दाइम की जानिब से रिलैक्स होते ही वो अपनी लाइन पे आ गया था। चुप करो, तुम्हें इस वक्त भी ये सब सोच रहा है? तलाल ने उसे झड़क दिया। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कहीं नेहा ने ही कुछ ना किया हो। जरूर उसी ने कुछ किया होगा, इसीलिए वो मौका पाकर फरार हो गई है। बस डैडी, आप उस नेहा की कुलख्वानी में पहुंचने की तैयारी करें। मेरा भाई उसकी वजह से इस हालत को पहुंच गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारिम ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हें यहां से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। कभी तो सीरियस हो जाया करो। तलाल के गुस्से से कहने पर उसने फौरन मुट्ठियां खोल ली। आप भाभी से पूछें, उन्हें पता है घर में क्या हुआ है। मम्मी हरगिज नहीं बताएंगी, उन्होंने तो मुझे भी डांट दिया है। उसकी बात पे तलाल ने मुड़ के देखा। वो सर झुकाए सारा के साथ बैठी थी। सारा के होंठ हिल रहे थे मगर थोड़ा फासला होने के बाइस आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अदन का झुका हुआ सर और सारा का सुर्ख होता चेहरा बताने के लिए काफी था। वो क्या कह रही हैं? जब से तुम आई हो आए दिन कोई ना कोई काम उल्टा हो रहा है। क्यों मुसीबत की तरह पीछे लग गई हो हमारे? जान छोड़ो अब मेरे बेटे की। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया जिसके नतीजे में सजा के तौर पर तुम उसकी जिंदगी में आ गई हो। आज वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंचा है। किसी भूल में न रहना, बहुत ऐश कर ली है तुमने। अब मैं देखती हूँ और कितने दिन टिकती हो तुम मेरे घर में। ना तुम होती ना आज मेरे बेटे की ये कंडीशन होती। बस कर दे मम्मी, वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा भी कुछ लगता है। वो कहकर आंसू साफ करती उठकर तलाल और साइम के पास जा खड़ी हुई जो उसी की जानिब देख रहे थे। अदन बेटा, क्या हुआ था घर में? दाइम कहाँ जा रहा था? कोई बात हुई है क्या? भाभी, कहीं नेहा ने तो कुछ नहीं किया? क्या इसीलिए वो जाए वकुआ से गायब है? मुझे बताएं, मैं उस नेहा को अगला सांस नहीं लेने दूंगा। तलाल ने उसे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखा। नहीं नहीं, आप डैडी को ही बताएं क्या हुआ था। बेटा प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। वो हिचकियों से रोने लगी। उसके कुछ भी बोलने से कबल डॉक्टर ने दाइम के रूम में शिफ्ट होने की इत्तला दी। सारा और अदन फौरन रूम में गईं जबकि सारिम और तलाल डॉक्टर के बुलाने पे उसके साथ चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही अदन ने मुंह पे हाथ रखा। उसके कंधे से लेकर कोहनी तक बैंडेज हुई थी। माथे और आंख के करीब गहरे कट थे। दाइम, वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी। दाइम, आंखें खोलें प्लीज। उसने रोते हुए उसके चेहरे पे हाथ रखा। उठे ना, आंखें खोलें वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो हाथ से उसका चेहरा थपथपा रही थी। सारा का दिमाग घूम गया। यू फूल, ऐसे ट्रीट करते हैं पेशेंट को? जरा सी भी सेंस नहीं है तुम्हें? पीछे हटो, देख नहीं रही हो वो बेहोश है, मौत के मुंह से बचकर आया है और आते ही तुम उसे झटके दे रही हो। उसको डांटते हुए सायरा की नजर दाइम की लरसती पलकों पे पड़ी। वो फौरन उसके पास आई। दाइम बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है। उन्होंने अदन का हाथ उसके चेहरे से हटाकर उसकी पेशानी पे आए बालों को पीछे किया। आदि, उसके नीम वाल लबों से हल्की सी आवाज निकली। सारा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। दाइम बेटा देखो मेरी तरफ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है। उसने बमुश्किल बंद होती आंखों के पपूटों को खोला। आंखों के आगे धुंधलका होने के बाइस वो फौरी तौर पर खुद पे झुकी सारा को पहचान ना सका। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी से शऊरी कैफियत में आ रहा था। आदि, दूसरी बार भी उसके लबों से यही लफ्ज निकला। दाइम, मैं आपके पास हूँ, देखें मेरी तरफ, मैं यही हूँ आपके पास, आंखें खोलें। वो फौरन बेड पे उसके पास बैठी। गुस्से से सारा के नथने फूल गए।
पता नहीं क्या जादू कर दिया है, बेहोशी में भी माँ की बजाय इस दाइम को पुकार रहा है। वो बुड़बुड़ाती हुई गुस्से से अदन को देख रही थी, जो बार बार दाइम के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसे अपने पास देखकर दाइम के होठों पे मुस्कुराहट आ गई। प्लीज डोंट क्राई, आई एम ऑल राइट, उसने आहिस्तगी से कहकर अदन के आंसू साफ किए। दाइम, अब कैसा फील कर रहे हो बेटा? सारा नामहसूस अंदाज में अदन को पीछे करती खुद उसके पास खड़ी हो गई। ठीक हूँ मम्मी, डैडी कहाँ हैं? नकाहत के बाइस आवाज़ बहुत हल्की थी। डैडी डॉक्टर के पास गए हैं, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ी, तलाल और सारिम अंदर दाखिल हुए। डैडी, दाइम को होश आ गया है। उसकी बात पे वो मुस्कुराते हुए दाइम के करीब आए। दाइम मेरी जान, कैसे हो मेरे बेटे? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ डैडी। उन्होंने फौरन उसकी पेशानी चूमी। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बारी बारी चूम रहे थे, जैसे उसके जिंदा होने का यकीन कर रहे हों। कौन सा ट्रक था वो? नंबर याद है तुम्हें उसका? गलती मेरी थी, टर्न लेते वक्त गौर ही नहीं किया। बट अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो आपसे मिला भी नहीं। उसके कहने पे तलाल खुद उसके गले लगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें पहले की तरह देखना चाहता हूँ। आज की रात हॉस्पिटल में ही रुकना है, अगर कल को तबीयत बेहतर हुई तो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगा। वो उसे प्यार करते पीछे हुए, तभी सारिम की बारी आई। वो अपने बालों में हाथ फेरता उसके पास आया। बस आज ही घर जाके मैं अपना सदका देता हूँ। ज़रूर मुझे किसी की गाली नज़र लग गई है, जो मेरी शादी इतनी ताख़ीर का शिकार होती ही जा रही है। सोचा था तुम पाकिस्तान नाजिल होगे तो डैडी से कहूँगा अब मेरे सर पे भी सहरा बांध दे, मगर नहीं यार, तुमने तो आते ही बेड संभाल लिया। ठीक कहता है अली, मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं। सारिम की बात पे उसने हंसते हुए उठने की कोशिश की, मगर तकलीफ के बाइस मुंह से कराह निकली। ओह, लेटे रहो जॉन सीना, पता है मुझे बहुत ताकत है तुम्हें, लेकिन फ़िलहाल लेटे ही रहो। मेरा ख्याल है मैं अली को फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो राबी वगैरह को लेकर तुम्हारी तीमारदारी करने आ जाए। अपनी बात के इख्तिताम पे उसने आहिस्ता से सर घुमा के डैडी को देखा, जो उसी को देख रहे थे। सारिम बेटा, हम इस वक्त तीसरी मंजिल पे हैं और विंडो तुम्हारे से ज़्यादा दूर नहीं है। तलाल के कहने पे उसने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह मुंह पे उंगली रख ली। एक दिन की बजाय तीसरे दिन डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर उसे डिस्चार्ज किया। अदन जी जान से उसका ख्याल रख रही थी। रात के उस वक्त सारिम उसके कमरे में बैठा चुटकुले छोड़ रहा था। बस मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं अभी अली को कॉल करने लगा हूँ। अगर उसे ना बताया तो कल को उसने मेरा सर फाड़ देना है, इसीलिए मैं उसे कह देता हूँ अभी घर वालों को लेकर आ जा। तभी अदन कमरे में आई। सारिम की बात पे दाइम ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। ज़रा आंखें खोल के देख, रात के 12 बज चुके हैं। रहने दे, बिला वजह वो परेशान होगा तो दोस्त होते किस लिए हैं। बस मैं अभी उसे बताने लगा हूँ ताकि वो सुबह होते ही घर वालों को लेकर आ जाए। तुम्हें अली से मतलब है या उसके घर वालों से? दाइम ने अबरू उचका के पूछा। बिल्कुल ठीक समझे आप, इन्हें अली से नहीं उसके घर वालों से मतलब है, बल्कि घर वालों से भी नहीं, सिर्फ राबेल से। अदन की बात पे दाइम ने हैरत से सारिम को देखा, जो शर्माते हुए सर झुका गया। नहीं, मैं राबेल की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। दाइम के कहने पे सारिम ने गुस्से से उसे देखा। एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर ज़्यादा ओवर एक्टिंग की तो। बस कल को तूने डैडी से बात करनी है, मैं बता रहा हूँ, और अभी मैं अली को कॉल करने लगा हूँ। कहते हुए उसने अली का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद अली की नींद में डूबी आवाज़ आई। हाँ, क्या तकलीफ़ है? आधी रात को तुझे चैन नहीं आता? अगर तूने मुझसे जल्द शादी करवाने के लिए कोई वजीफ़ा पूछना है तो सुबह बताऊंगा, अभी मुझे सोने दे। स्पीकर से आती उसकी आवाज़ सुनकर दाइम ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। ये दाइम की आवाज़ है ना? तुम दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? तेरी ये 2 गज की ज़बान चलने से रुकेगी तो ही कुछ बोलूँगा ना। सारिम ने मोबाइल को इतने गुस्से से देखा जैसे हाथ ने मोबाइल की जगह अली को पकड़ा हो। हाँ बोलो। दाइम का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। मुझ कवारे की दिन रात की दुआओं के बाइस अल्लाह ने उसे ज़िंदगी से नवाजा है, और तुझे इतनी भी शर्म नहीं है? मेरे भाई का आकर पता ही कर जाता। उसकी बात सुनकर अली की नींद मिनट में उड़न छू हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा है दाइम? वो ठीक तो है ना? ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? कहाँ है वो इस वक्त? अब कुछ फूटोगे भी या नहीं? ठीक है, वो अब घर में है, मैं अभी आ रहा हूँ। अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आधी रात हो गई है, इस वक्त तुम कहाँ आओगे? कहाँ भी था, इससे तुम्हें ना परेशान करे, मगर इसे कहाँ असर होता है? दाइम तो ठीक है ना? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? अब कैसी तबीयत है यार?
तू अंधा था क्या? गाड़ी को जहाज समझ के चला रहा था जो ट्रक में मार दी। सारिम ने मोबाइल अपने आगे किया। जो पूछना हुआ कल सुबह आकर पूछ लेना और घर वालों को भी ले आना, वरना इनका एतराज रहेगा। सारिम की दिली मुराद फिर से जबान पे आई। घामड़, मेरा दिल कर रहा है तेरे सारे दांत तोड़ दूं। तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? पता नहीं कितनी चोटें आई हैं मेरे जान से प्यारे दोस्त को। अल्लाह करे तू सारी उम्र कवारा रहे। सारिम ने उसकी बात पे दहल कर फौरन अस्तगफिरुल्लाह कह के फोन ही बंद कर दिया। चल भाई, अब मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाके सोता हूँ, फिर सुबह को ससुरालियों को वेलकम भी तो करना है। वो दाइम को आंख मारता हुआ उन दोनों को गुड नाइट कहकर चला गया। आप मेडिसिन खा लें, आज सुबह भी नहीं खाई। वो जैसे ही उठने लगी, दाइम ने बाजू से पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। मेरी इतनी खिदमत करने की बजाय आप कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाएं तो मैं ज़्यादा जल्द ठीक हो सकता हूँ। क्या बात है, क्यों परेशान है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रिपोर्ट कहाँ से आई थी, किसने बनवाई थी? 4 दिन से जहन में कुलबुलाता सवाल बिलाखिर उसने पूछ लिया। आपने क्या कहना है पूछ के? मैं निपट लूँगा सबसे, लीव इट। मुझ पे बैठे बिठाए इतना बड़ा बहतान लग गया है। कोई मेरे किरदार को आपकी नज़रों में मशकूक करने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं लीव इट। उसने हैरत से कहा, आदि, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि एक कागज़ का टुकड़ा उसे ख़त्म कर दे। मुझे आप पर पूरा यकीन है और आखिरी सांस तक रहेगा। कोई क्या कहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसने कहते हुए उसके चेहरे पे आई लट को कान के पीछे किया। आप इतने गुस्से में थे, मुझे लगा आप हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे। वो उसकी बात पे मुस्कुराया। मैं जितने भी गुस्से में हूँ, कभी आपसे दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। आप मेरी ज़िंदगी हैं। कोई पागल चाहता है कि वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। आप मेरे वजूद का हिस्सा हैं। मैं कैसे आप पर शक कर सकता हूँ? क्या कभी कोई अपने बारे में भी गलतफहमी में मुब्तला हुआ है? वो मैस्मराइज सी उसे बोलता सुन रही थी। आपने मुझे पहले, वो कुछ कहने वाली थी कि दाइम ने उसके होंठों पे उंगली रखकर उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया। अगली सुबह सारिम को बेचैनी से अली का इंतज़ार था। ग्लास विंडो से उसकी कार को देखते ही वो उल्टे कदमों ऊपर भागा। भाभी जल्दी आए, जल्दी आए। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दाइम कहाँ है? उसे भी बुलाएं और नीचे आए, मेरे ससुराल वाले आए हैं। उसकी बात पे खुद पे परफ्यूम स्प्रे करता दाइम हंस हंस कर दोहरा हो गया। फिर तू नीचे क्या कर रहा है? किसी कमरे में छुप के बैठ, बल्कि कुछ देर बाद शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ उनके लिए चाय पानी लेके आना। दाइम के कहने पे उसने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रख के उसे घुरा। तभी अली के बोलने की आवाज़ें आने लगी। सारिम ने चहक कर रेलिंग से झुक कर नीचे देखा और वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। क्या हुआ, तुम क्यों साइलेंट पे लगे हुए हो? दाइम ने आकर उसे हिलाया। झुककर रेलिंग से नीचे झांका। राबेल के अलावा अली की सारी फैमिली को लाउंज में मौजूद देखकर वो अपने कहकहे पे काबू न रख सका। वो क्यों नहीं आई? साइम ने मुंह लटकाकर दाइम से पूछा। अली से पूछना, वो बता देगा। हाँ हाँ, उससे पूछूं ताकि वो उस बेचारी को घर बैठे ही बेवा कर दे। ज़्यादा बकबक न कर, अब आ नीचे, खुशबू लगा के। आखिर को तेरे ससुराल वाले आए हैं। वो उसके कंधे पे हाथ मारता सीढ़ियाँ उतरा। तलाल और सारा उनके पास बैठे थे। अली उसको देखते ही उसकी तरफ लपका। अब कैसे हो यार, ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी? तुम्हारे सामने हूँ, खुद देख लो। बिला वजह सामी ने तुम्हें परेशान किया है। आंटी और अंकल से मिलकर उन्हें एक्सीडेंट की तफसीलात पहुँचाने के बाद अब वो खुशगपियों में मगन थे। सारिम की हालत देखकर अदन ने सलमा आंटी को मुखातिब किया। आंटी जी, राबेल क्यों नहीं आई? सारिम ने फ़ौरन कान आंटी की तरफ किए। बेटा, उसका पेपर है, वो पढ़ रही थी। उसने कहा था मैं खुद ही दाइम से फ़ोन पे बात कर लूँगी। हाँ, उसने बड़ा पढ़ना है, नालायक सी ना हो तो। आता जाता एक लफ्ज़ भी नहीं होगा। वो जानबूझकर नहीं आई, पता है मुझे। सारिम जले दिल से उन दोनों को कह रहा था, ये तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? अली अपने डैडी के पास से उठकर सारिम के साथ आकर बैठ गया। दाइम मुर्तज़ा अंकल से कुछ बात कर रहा था। सारा, सलमा और अदन आपस में बातें कर रही थीं। इधर उधर देखते हुए वो थोड़ा सा और खिसक कर सारिम के बिल्कुल साथ लग गया। नहीं नहीं, यहाँ पे क्यों बैठना है, मेरी गोद में आ जा। सारिम पहले से ही जला भुना बैठा था। सामी, घर का मेन मेंबर किधर है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं अल्लाह के हुक्म से जहान फानी से कूच तो नहीं कर गई? सारिम ने भी इधर उधर देखकर मुंह बिल्कुल उसके पास कर लिया। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। असली बात का मुझे भी नहीं पता, बस मम्मी ने डैडी के पूछने पे इतना बताया कि वो समिया खाला के कहने पे वापस चली गई है। हालांकि बात कुछ और है। उसे दाइम ने यहाँ से भगाया है।
تو نے پوچھا نہیں تھا سے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا ہے آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لینا، مگر میں نے بھی شرفو کو ایک ڈنگ ڈونگ دے کر معلومات لے لی ہیں۔ اس نے کہا ہے نیہا بی بی گھر سے روتے ہوئے گئی ہیں، اور دائم نے کہا ہے اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اسے گولی سے اڑا دینا۔ او بلے بھائی بلے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب تو رہنے دے، میں خود نیہا سے پتہ کر لوں گا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اسے بہت کالز کی ہیں مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، بلکہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں بھی بیٹا صارم ہوں، شرفو کے نمبر سے اسے روز مس کال مارتا ہوں، کبھی تو اٹھائے گی نا۔ دائم کے نمبر سے کرنا پھر اٹھائے گی۔ بیٹا دائم نے اسے گھر سے نکالا ہے، اب وہ ہماری دشمن نمبر 1 بن چکی ہے۔ جب دائم نے انہیں ہر شے سے غافل لڑکیوں کی طرح سڑ جوڑے بیٹھے دیکھا تو خود بھی فوراً علی کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ آجا آجا شہزادے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تیری پہلی محبت گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ نہیں یار، وہ سارم کی آخری محبت ہے، دیکھنا تم ادھر ہی آئے گی۔ سارم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن سارم کی محبت کو تو چوکی دار نے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا ہے۔ علی کی بات پہ سارم بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے مرتضیٰ انکل کی جانب متوجہ ہوا جو جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ، کچھ دیر تو بیٹھو، اتنے دن بعد آئے ہو اور ابھی سے جا رہے ہو؟ طلال نے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا، نہیں یار، ابھی آفس جانا ہے، جیسے ہی علی نے بتایا ہم تو فوراً چلے آئے۔ اب تم لوگ آنا کسی روز ہماری طرف۔ جی جی انکل، ہم بہت جلد آئیں گے، انفیکٹ ہم آج کل میں آنے ہی والے تھے۔ طلال کے بولنے سے پہلے ہی سارم بول پڑا، ضرور بیٹا، وائی ناٹ، تم تو کبھی آئی ہی نہیں، بس مستقبل میں صرف میں ہی آیا کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، کیوں تو نے میرے گھر کیوں آنا ہے؟ جب ہم سب آ گئے ہیں تو تیرا آنا ضروری ہے کیا؟ ڈیڈی کی موجودگی کے باعث علی نے آواز آہستہ رکھی، بالکل بہت ضروری ہے، چل اب شاباش، کل پرسوں تک آئیں گے ہم، کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کر لینا۔ وہ چہکتا ہوا انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ طلال نے جب کچھ دیر بعد اسے بالکل تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا، آفس؟ کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے گھر میں ریسٹ کرو۔ پلیز ڈیڈی، میں تھک گیا ہوں، گھر میں ریسٹ کر کر کے اب اور نہیں ہوتا، بہت کام پڑے ہوئے ہیں، سو آج تو جانے دیں۔ کوئی کام نہیں پڑا ہوا، میں سب کچھ چیک کر چکا ہوں، طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے اور ابھی سے چل پڑے ہو۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، ایون بازو میں بھی درد نہیں ہے۔ پلیز ڈیڈی، میں بور ہو گیا ہوں گھر میں رہ کے، اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوئی تو واپس آ جاؤں گا۔ طلال نے مسکرا کر اسے دیکھا، یہ وہی تھا جو آفس نہ جانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا، اور آج وہ گھر میں بیٹھ کر بور ہو گیا تھا۔ اوکے، بٹ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا، خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، جیسا آپ کہیں۔ وہ انہیں مسکراتا چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کو سارا کی گاڑی باہر جاتے دیکھ کر فوراً سارم اس کے پاس آیا۔ چلو تم دونوں، اب ممی باہر چلی گئی ہیں، اب ہم ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ آئیں بھابھی، جلدی آئیں، کہیں ڈیڈی سو ہی نہ جائیں۔ کہاں گئی ہیں ممی؟ ان کی دوست کے ہاں پارٹی ہے، وہیں گئی ہیں۔ چلو اب تم دونوں جلدی آؤ یار۔ نہیں یار، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سچی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ دائم کی بات پہ وہ اسے گردن سے پکڑ کر طلال کے کمرے تک لایا۔ ان تینوں کو اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھی۔ وہ ڈیڈی، ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، عدن نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ دائم طلال کے دوسری جانب بیٹھ گیا، جبکہ سارم شرمیلی لڑکی بنا ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ طلال کی بات پہ اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ ایکچولی ڈیڈی، آپ کا 2 نمبر بیٹا، دوسرے نمبر کا بیٹا جلد سے جلد شادی کا خواہش مند ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس نے لڑکی بھی خود ہی ڈھونڈ لی ہے، بس اب یہ اپنے نکاح کے چھوارے کھانا چاہتا ہے۔ دائم نے کہہ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کوئی ایسی لڑکی ہو جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ، ذہین، ٹیلنٹڈ، ویل مینرڈ بھی ہو، جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، جو ہمارے گھر میں آتے ہی روشنیاں بکھیر دے۔ اس نے کہہ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے تم نیہا کی بات کر رہے ہو، طلال نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دائم کے حلق سے بے اختیار کہا عمدہ۔ شرمیلی لڑکی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ خدا کا خوف کریں ڈیڈی، اس سے بچنے کے لیے تو مجھے یہ پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ وہ دراصل دائم اور بھابھی کو رابیل بہت پسند ہے، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی۔
और आप कभी भी इन दोनों की बात को रद्द नहीं करेंगे। सो जो आपकी खुशी वही मेरी खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसकी बात पे दाइम का पूरा मुंह खुल गया। अरे नहीं यार, हम तो नेहा पे भी खुश हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि वो हमारी भाभी बन जाए। मम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्यों आदि? हाँ बिल्कुल। फिर हम कल को राबेल की बजाय नेहा की तरफ चलते हैं। अदन ने भी उसका भरपूर साथ दिया। तुम दोनों चुप कर जाओ, खबरदार कोई एक लफ्ज भी बोला तो। डैडी आप इन्हें छोड़ें, सिर्फ मेरी बात सुने। नहीं, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। चलो नेहा ना भी हो, राबेल ही सही, मगर मैं चाहता हूं तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाओ। 3-4 साल बाद करेंगे तुम्हारी शादी। तलाल की बात पे जहां उन दोनों के मुंह से हंसी के फवारे फूटे, वहीं सारिम की आंखें उबल पड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। किसी सूरत इंग्लैंड वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शादी ना हो। आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है क्या बीतती है मेरे इस दिल पे। बस मैंने कह दिया है। कल हम अंकल मुर्तजा की तरफ जाएंगे राबेल का हाथ मांगने, बल्कि पूरी राबेल मांगने। मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो उसे साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैंने हरगिज नहीं जाना। ख्वामखा इस सेमेस्टर में मैंने फेल ही हो जाऊंगा। राबेल राजी है? तलाल ने दाइम से पूछा। अरे कहाँ राजी है, वो तो इसे मुंह तक नहीं लगाती। यही है, हाथ पांव धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। डैडी मुझे राबेल बहुत अजीज है, मैं किसी सूरत उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। बेहतर यही है आप इसकी वापसी की सीट कंफर्म करवाएं। उसकी बात पे सारिम ने गुस्से से बल खाते हुए साइड टेबल पे पड़ा लैंप उठा लिया। डैडी इसका मुंह बंद करवा ले, वरना आज ये लैंप मैं इस पे तोड़ दूंगा। ओके ओके, कल चलेंगे, पहले मेरा लैंप वापस रख दो। लेकिन अगर मुर्तजा ने इनकार कर दिया तो? ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? इतना हैंडसम दामाद उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। डैडी मैंने बहुत से टप्पे याद कर लिए हैं, अब मैं अपनी दिन रात की मेहनत पे पानी फिरता नहीं देख सकता। प्लीज डैडी प्लीज। ओके फिर कल सब तैयार रहना, सारा से मैं बात कर लूंगा, कल चलेंगे। ओ माई गॉड डैडी यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच। वो फौरन उछल कर तलाल के गले लगा। नहीं नहीं डैडी, कल नहीं परसों चलेंगे। दाइम के कहने पे उसने फौरन एक मुक्का उसकी कमर में रसीद किया। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों तुमसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही? आखिर क्यों तुम मेरे दुश्मन बन गए हो? नो वे, कल मेरे गेस्ट आ रहे हैं, कल किसी सूरत नहीं, परसों चलेंगे। और अगर परसों को भी कोई गेस्ट आया ना तो मैंने अकेला ही चले जाना है, फिर मुझे ना कोई भी कहे। वो कुशन उस पे फेंक कर गुड नाइट कहता बाहर चला गया। ओके डैडी हम लोग भी चलते हैं, गुड नाइट। वो दोनों भी तलाल को गुड नाइट कहकर चले गए। आदि आओ बाहर चलते हैं, उसने अदन को सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर कहा। इस वक्त? बिल्कुल इसी वक्त, मेरा वॉक करने को दिल चाह रहा है, आओ चलें। रात के इस वक्त वो स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उसका हाथ थामे सड़क पे चल रहा था। सड़क के किनारे लगे दरख्त हवा से झूम रहे थे, तारों ने पूरे आसमान को ढांपा हुआ था। वाह कितना अच्छा लग रहा है, हम रोज आया करेंगे इस वक्त वॉक करने। उसने दाइम के इस वक्त बाहर आने के आइडिया को सराहा। जो हुक्म आपका। बाय द वे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वो क्या? अदन ने इश्तियाक से पूछा। आज नहीं कल बताऊंगा। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ तो फिर सरप्राइज का मजा भी अपने टाइम पे ही आता है ना। पहले बता दिया फिर क्या फायदा। लेकिन पहले मुझसे वादा करें, सरप्राइज देखने के बाद आप घर से जाने की जिद नहीं करेंगी। क्या मतलब? मैं क्यों जाऊंगी? मुझे पता है आपने जाने की जिद करनी है, लेकिन मैंने हरगिज भी जाने नहीं देना। हैरत है, ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है? बस है ना एक, पहले वादा करें, वरना मैंने कोई सरप्राइज नहीं देना। ओके वादा, अब कायम भी रहना है वादे पे। कुछ देर बाद वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए वापस घर की तरफ जा रहे थे। आज आपने ऑफिस नहीं जाना? उसने दाइम को रिलैक्स बैठा देखकर कहा। नहीं, आज कुछ गेस्ट ने आना है, आज नहीं जाना। बस आप अच्छे से तैयार रहना, मुझे आपको मिलवाना है उनसे। ओके। तलाल भी आज घर पे ही थे। दोपहर के वक्त उस्मा दाइम का पैगाम लिए आई। बीबी जी, दाइम साहब कह रहे हैं नीचे आ जाए, मेहमान आ गए हैं। वो उस्मा की बात पे सर हिलाकर उसके साथ चल दी।
बीबी जी, यह रंग आप पे बड़ा ही खिल रहा है। पर्पल कलर पहने उसकी रंगत दमक रही थी। उस्मा की बात पे वो मुस्कुरा के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर से आती आवाजें सुनकर कदम एक पल को वहीं साकित हो गए। उन आवाजों को सुनने के लिए तो उसके कान तरस गए थे। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी। सामने बैठे अफराद को देखते ही वो मुंह पे हाथ रखे, आंखों में लिए आंसू, दरवाजे के बीचों बीच खड़ी की खड़ी रह गई। अदन, देखो यार, कौन आया है। दाइम की बात पे उसने उसकी जानिब देखा, जो तलाल और सारा की मौजूदगी के बाइस सर नफी में हिलाकर उसे कुछ ना कहने का इशारा कर रहा था। अदन मेरी जान। अम्मा फौरन उसकी तरफ आई। जोर से अम्मा के गले लगते हुए उसकी आंखें बरस पड़ी। वो कितनी देर बाद आज उनसे मिली थी। उसने हिसाब लगाने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। तुम ठीक हो ना? वो रोते हुए उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने उनकी बात पे सर हिलाया। आंसुओं का फंदा हलक में फंसने के बाइस मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अपने बाबा से मिलो। अम्मा के कहने पे वो फौरन बाबा के सीने से लगी। तुम ठीक हो ना मेरी जान? बाबा ने उसे जोर से गले लगाया, जैसे उसके पास होने का यकीन कर रहे हों। इतनी देर बाद आज उसे गले लगाकर उनके अंदर ठंड सी उतर गई थी। बहुत मुश्किल से नवाब आलिम ने अपने आंसुओं को वापस अंदर उतारा था। मैं ठीक हूँ बाबा। अम्मा ने उसे अपने पास बिठा लिया। सारा उसे बैठता देखकर फौरन एक्सक्यूज मी कहती उठकर चली गई। अदन के लिए उनके दिल में नफरत किसी सूरत खत्म नहीं हो रही थी। अम्मा, घर में सब कैसे हैं? अब्दुल्ला भाई, हैदर और भाभियां सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक हैं। अदन बेटा, आप भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, इजी होके बातें करो। तलाल की बात पे वो फौरन उठी। ओके डैडी, आए अम्मा ऊपर चलते हैं। तलाल ने नवाब आलिम के साथ अपना पसंदीदा मौजू सियासत शुरू कर दिया। वो अम्मा को लिए अपने कमरे में आई। कमरे में आते ही अम्मा ने दोबारा रोते हुए उसे सीने से लगाया। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? अम्मा, मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब जहांगीर ने किया। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब कुछ जानती हूँ। मैं रोज बाबा और अब्दुल्ला का नंबर ट्राई करती हूँ, फोन क्यों बंद है सबके? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम्हारी गुमशुदगी की खबर जो भी सुनता, दिन में 10-10 बार हर कोई फोन करता। लोगों के जितने मुंह उतनी बातें। तंग आकर उन दोनों ने अपने नंबर बंद कर दिए। अम्मा, भाई और बाबा मुझे गलत तो नहीं समझ रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है। पागल हो गई हो? क्यों गलत समझेंगे वो? सब कुछ पता है उन्हें। अम्मा ने उसके आंसू साफ किए। आप लोगों को कैसे पता चला मेरा? दाइम आया था कल हमारे पास। तुम्हारे बाबा गुजरांवाला गए हुए थे, अब्दुल्ला ही उसे घर लेकर आया था। अब्दुल्ला तो कल ही आने वाला था, मगर तुम्हारे बाबा का इंतजार था। वो रात आए और आज हम तुम्हारे पास चले आए। अब्दुल्ला, हैदर, महविश और फातिमा सब कह रहे थे तुम्हें साथ लेकर आए। तुम खुश तो हो ना? घर में सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। घर में सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी सास कैसी है? दाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से वो तुम्हारा बता कर आया था, मुझे तो तब से बेचैनी थी कि कब सुबह हो और मैं तेरे पास उड़कर आ जाऊं। वो लड़का, क्या भला सा नाम था उसका? हाँ, सारिम, वो भी बहुत अच्छा है। बड़ा शरीफ सा है। जब से हम आए हैं नजरें झुकाकर हमारे पास बैठा हुआ है। अम्मा की बात पे वो आंसू पूछती हुई हंस पड़ी। वो सिर्फ मेहमानों के सामने इतना शरीफ बनता है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, तलाल भाई तो वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी सास का क्या नाम है? बड़े नखरे सी करने वाली लगती है। नहीं अम्मा, बहुत अच्छी हैं वो। तुम्हें यहाँ पे खुश देखकर मेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती ये गुजरे दिन कैसे गुजारे हैं हमने। अम्मा उसे सीने से लगाए मीर आलिम की मौत और जहांगीर के अंजाम के बारे में बता रही थी। वो बहती आंखों से मकाफात अमल को सुन रही थी। अम्मा, आप थक गई होंगी, कुछ देर के लिए लेट जाएं। नहीं, तुम्हें देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। उन्होंने कहते हुए उसके हाथ चूमे। अच्छा, मैं अब नीचे चलती हूँ, तुम्हारी सास के पास तो मैं बैठी ही नहीं। तुम ऐसा करो, अपने कपड़े रख लो, कुछ दिन के लिए हमारे साथ चलो। ठीक है, आप चले, मैं अभी आई। उनके जाने के बाद दाइम कमरे में आया। वो हैंगर से कपड़े निकाल कर बेड पे रख रही थी। फिर कैसा लगा सरप्राइज?
اس کی آواز پہ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مڑی۔ خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس تھینک یو کہنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ مجھے تھینک یو چاہیے بھی نہیں، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آئندہ نہ رونا۔ اٹ ول بی اے بگ تھینکس فار می۔ اور یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ اماں کہہ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ نو نیور۔ کل رات کیا وعدہ کیا تھا آپ نے میرے سے؟ ہاں مائی گاڈ، آپ نے مجھ سے اس لیے وعدہ لیا تھا؟ بالکل، اور اب آپ کہیں نہیں جا رہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اتنا دل کر رہا ہے سب سے ملنے کو۔ تو میں خود لے کر جاؤں گا نا یار آپ کو ملوانے کے لیے، مگر وہاں جا کے رہنا نہیں ہے۔ یعنی کہ اب میں وہاں جا کے رہ بھی نہیں سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل رہ سکتی ہیں، چاہے پورا دن رہنا۔ میں خود کسی دن آفس جاتے ہوئے چھوڑ آؤں گا اور شام کو آتا ہوا واپس لے آؤں گا۔ اور کچھ؟ اس نے زچ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، آئندہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کپڑے واپس الماری میں پھینکنے شروع کیے۔ دائم نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ آفس سے واپسی پر میں ہر روز آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، پلیز۔ اس کی گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پہ عدن کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں کون سا جا رہی ہوں؟ یہیں تو ہوں۔ اب کی بار اس نے کپڑے آرام سے ہینگر میں لٹکا کر واپس رکھے۔ تبھی عظمیٰ لنچ کا کہنے آئی۔ انہیں بعد میں سیٹ کر لینا، آؤ پہلے لنچ کرتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بے شک وہ ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ لنچ کے کچھ دیر بعد نواب عالم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدن بیٹا ہمارے ساتھ چلو، اماں نے کہا۔ ہاں، آپ بھابھی کو ساتھ لے جا رہی ہیں؟ سارم نے لڑکیوں کی طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ آنٹی جی، میرا تو کل کو انہوں نے رشتہ لے کر جانا ہے، اگر بھابھی نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ میں مزید اپنی شادی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا۔ آنٹی جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں خود عدن کو لے کر آؤں گا 1-2 دن تک۔ دائم کے کہنے پہ انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ عدن کو ہنستے دیکھ کر اماں اور بابا دونوں کے اندر ڈیروں سکون اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا، انہوں نے دائم کی پیشانی چوم کر کہا۔ آنٹی آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا، بس اللہ کے کرم سے اسی مہینے میری شادی ہو جانی ہے، بلکہ شادی کروا کے خود آپ کے گھر دعوت کھانے آؤں گا۔ بھابھی آئیں یا نہ آئیں، میں ضرور آؤں گا، کیونکہ پھر تو میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے۔ بس آپ میری جلد سے جلد دعوت کر لینا۔ طلال کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ہی اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ ضرور بیٹا، کیوں نہیں۔ اماں مجھے گھر پہنچ کے فون کر دیجیے گا، اس نے اماں سے ملتے ہوئے کہا۔ جب تک ان کی کار نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ باہر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بس کریں بھابھی، ادھر آ جائیں اور اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دیں کل بریانی ذرا اچھی سی بنائے۔ وہ سارم کی بات پہ ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سارم تو تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ وہ رسٹ واچ باندھتا ان سب کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کے ہلہ بول دیں کیا؟ دائم کی بات پہ وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اچھا علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس سے چلا جائے، پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کے رابی کو کچھ کہا۔ بہتر ہے میں علی کو کال کر دیتا ہوں، تم تو میرے پکے ہی دشمن ہو۔ آج نیہا نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈی اب اٹھ بھی جائے نا، آج تو آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے۔ ممی آپ بھی اٹھیں۔ بھابھی آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر سب تیار ہو کے نہ آئے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی دہائیوں پہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد سب تیار تھے۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے علی کو کال کر دی ہے۔ ڈیڈی ویسے اصول کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے سالم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ او شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ خبردار، تم رہو گھر پہ، میں اپنا رشتہ لے کر خود ہی جاؤں گا۔
اس سے پہلے کہ طلال دائم کے مشورے پر عمل کرتے وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبرا انسان نہیں دیکھا سارم، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے ڈیڈی کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے۔ شادی کا ورد کر کے تو میرے دل کا ایک کھانا دھڑکنا ہی بند ہو گیا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ میرے سے چھوٹا موج مستیاں کرتا پھر رہا ہے اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس بار بھی سنگل ٹکٹ پہ واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود ہی اپنا خیال نہ آتا۔ آپ مجھ پہ تھوڑا سا رحم اور کریں۔ انکل مرتضیٰ سے کہیں یہ انگیجمنٹ کے چکروں میں پڑنے کی بجائے ہم سیدھا نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر آپ ہم دونوں کو 1 مہینے کے اندر انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں، کہیں واقعی میں اس سیمیسٹر میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی۔ تو بیٹا تم مجھے پہلے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ ہی لے چلتے۔ ہائے ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈی کو زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے وہ بیچاری رشتے کی حامی بھر لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ نکاح کا خواب دل سے اور ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات پہ اس نے فوراً ایک گھونسا اس کے بازو میں مارا۔ منہ سیدھا کر کے گاڑی چلا، دوبارہ نہ اب کسی میں ٹھوک دینا، ورنہ میں تو بھری جوانی میں ہی بغیر شادی کے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ سارا اور عدن مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ دائم، ذرا سمیہ خالہ کے گھر کی طرف ٹرن لینا۔ کیوں؟ یار اپنی بہن کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں ہم۔ پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائے گی بھی یا نہیں، نمبر تو اس نے تمہارا ابھی تک بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد آیا، اس نے شرفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے اور ربا، اب مجھے عظمیٰ سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ سوائے سارا کے سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈی یار، کچھ نہ پوچھے مجھ سے، آپ کو کیا پتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو لوگ دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں، معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دکھا کر گھر بدر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرنے کے لیے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مرتضیٰ ولا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمہ بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of second last episode of the novel عشق کی پہلی منزل. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔